तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखता हूँ पूरे सप्ताह में कितने तीर मारे आप लोगों ने, मतलब जो भी आप लोगों ने पढ़ाई की है। तो आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन होगा, और ये जो रिवीजन होगा ये क्वेश्चन के थ्रू होगा। यानी कि जो भी अब तक आप लोगों ने पढ़ा है पिछले कुछ सप्ताह में, उसके बारे में क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने। और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उनके आंसर आप लोग सही दोगे। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। और अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो ये आप लोगों के लिए चेक एंड बैलेंस भी रहेगा कि आप लोगों को अपने आप को चेक करना है कि आप लोग सही पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोग रियलिटी में इस वीडियो का फायदा उठाना चाहते हैं तो जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाए वीडियो को पॉज कर लेना, स्क्रीन पर एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, आंसर लिख कर उसके बाद में आगे बढ़ना। अगर क्वेश्चन सही हो गया तो मजे ही मजे हैं, मुझे ही मजा। ठीक है, और अगर सही नहीं हुआ तो और भी मजे हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा फिर से। ठीक है, जो कि एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से हमेशा अपना पॉजिटिव आउटलुक रखो यार, जिंदगी जीने में मजा आएगा। वरना हमेशा जिंदगी में इरिटेशन नजर आएगी और इरिटेट होते हुए नजर आओगे। तो अपना ध्यान रखो और लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था ये एरिया, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। बात की जा रही है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री के बारे में, इनके कपड़ा और वस्त्र उद्योग हिंदी में बोलूं तो इसके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन ये वाला बाद में पढ़ना है, पहले ये देख लेना कि जो आप लोग पढ़ रहे हो उसका आंसर कैसे पूछा जा रहा है, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। क्योंकि यहाँ पर पढ़ने में आप लोग जब तक यहाँ तक आओगे आप लोगों को लगेगा वाह क्या पढ़ाई करी है यार, बिल्कुल सारा क्वेश्चन पता है। और आंसर लगाओगे क्या, यहाँ पर लिख रहा होगा नोट, और आप लोग लगाओगे बेसिकली दोनों सही है। तो आप लोग बोलोगे वाह यार क्वेश्चन तो मस्त करके आए। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ना है, फिर तुरंत यहाँ पर जाना है, यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट देखना है या फिर नो लिखा हुआ है क्या, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, इससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाए, वो घट जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, घट जाएंगे। ठीक है, बात की जा रही है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में। तो बोला जा रहा है सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है हमारी कंट्री में, यहाँ पर बेसिकली जो इंप्लॉयमेंट प्रदान करता है, मतलब कि इससे ज्यादा भी कोई इंप्लॉयमेंट प्रदान करता है हमारे देश में। जी हाँ, बताइए वो कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है? ये हमारी जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, एक कंट्री की जो फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर में एक पर्टिकुलर साल के अंदर में जितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जितनी गुड्स और सर्विस हम लोग यहाँ पर अपनी कंट्री में उत्पाद कर रहे हैं, तो उसका बेसिकली यहाँ पर 2.3% आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 12% टोटल जो एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री में, जो एक्सपोर्ट से अर्निंग आती है वो इंडिया के अंदर में वो यहीं से निकल कर आती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो सही स्टेटमेंट कौन सी ये बताना है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, वीडियो को पॉज करके। अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका सी सही, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। मतलब समझ लेते हैं एक कर। अगर बात करें यहाँ पर कपड़ा उद्योग जो है, वस्त्र उद्योग जो इंडस्ट्री है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। लेबर इंटेंसिव किसको कहते हैं? जहां पर दुनिया भर के लोग जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से लेबर इंटेंसिव यानी कि लेबर की जरूरत है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बस मशीनें काम कर रही है। टोटल मिलाकर 45 मिलियन लोग जो है हमारी कंट्री में इसमें काम करते हैं। 45 मिलियन की अगर बात करें तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं इतने लाख, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो यहां पर कितने हो गए? यहां पर हो गए 450 लाख। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो लगभग 4.5 करोड़ लोग जो हैं वो आज की डेट में यहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर में हमारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो आप लोगों का क्वेश्चन गलत कर सकती है एग्जाम में। वो क्या है? आप लोगों के माइंड में कई बार रहा होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग कहां काम करते हैं, तो याद रखिएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे बड़ा कौन सा है हमारे देश के अंदर में? वो है एग्रीकल्चर। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे देश में एग्रीकल्चर में काम करते हैं। और फिर यहाँ पर टेक्स्ट जो यहाँ पर बेसिकली टेक्सटाइल और गारमेंट्स के अंदर आप लोग काम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था, सर आपने तो ये बोला था एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यार एमएसएमई जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं है। ठीक है, इसमें अलग अलग उद्योग है। इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो टेक्सटाइल के एरिया में काम करते होंगे, छोटा सा अपना कारखाना कहीं पर लगा रखा होगा, तो उसको इसके साथ में कंफ्यूज मत करो। वो एक ऐसी चीजें हो गई जो कि मिक्स वेज हो गया, उसमें सारे उद्योग मिक्स हैं। एमएसएमई में जिसने छोटे छोटे अपने धंधे कर रखे हैं कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसको कंफ्यूज मत करो उसके साथ में। तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रख के चला करो। ठीक है, एग्जाम में वरना पता चला पढ़ाया ऐसा कैसे रह गया, तो मजा थोड़ी ना है फिर पढ़ने में। तो ऐसे पढ़नी चाहिए। ठीक है, इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को अगर आप लोग बात करो तो ये सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। आप लोगों ने सुना होगा अंग्रेजों के द्वारा भी हमारा ये जो इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा बर्बाद की गई थी। हमारे कपड़े जो थे वो काफी शानदार हुआ करते थे। राजा रजवाड़े आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पे काफी कढ़ाई बुनाई वाले कपड़े पहना करते थे। ठीक है, तो हमारे देश की जो स्किल थी इस पर्टिकुलर एरिया में वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने मूवी देखी है जो कि अभी सुई धागा मूवी आई थी, ठीक है,
तो उस मूवी में भी यही दिखाया गया कि हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी कल्चर भरी पड़ी है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उसके बारे में बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि आज की डेट से नहीं, पुराने टाइम से यहाँ पर ये चीजें चली हुई आ रही है। जैसी जैसी चीजें आज के डेट में, जो ट्रेडिशनल चीजें आप लोग डेट में अपने देश में देखते हैं, तो एक प्रॉपर कलाकार इंसान ही यहाँ पर कढ़ाई बुनाई कर सकता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा ना, मम्मियां जो होती हैं जो स्वेटर वगैरह बुनती हैं, ठीक है, स्वेटर हो गया, जर्सी हो गया, बच्चों के मोजे वगैरह भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा। स्वेटर किसने पहना है? मम्मी का बुना हुआ है, याद है? पहना है कभी मम्मी का बुना हुआ स्वेटर वगैरह? तो ये आज की डेट में तो खैर सारे रेडीमेड हो गए, पर लेकिन पुराने टाइम पे ये बड़ा ही हुआ करता था चीजें। आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ, इस तरीके से नहीं, जो थाली होती है उसके ऊपर ढकने का कवर भी कई बार बना लिया करते थे। तो वो चीजें अब तो खैर ये चीजें कहना हिस्ट्री में पढ़ने को मिला करेगी, कभी ऐसा हुआ करता था। पर हाँ, ये चीजें अपने कवियों ने, आप लोगों ने देखी होगी आज की डेट में भी, ठीक है। पर लेकिन रेडीमेड मशीन से बना हुआ सामान आने लगा है, उसकी वजह से वो चीजें इग्नोर करने लगे हैं। तो यहाँ पर टेक्सटाइल जो सेक्टर है, ये लगभग 2.3% हमारी कंट्री की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और 7% यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो यहाँ से निकल कर आता है। 12% जो है ये एक्सपोर्ट में हमारा ये रोल प्ले करता है, और लगभग 21% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो यहीं से निकल कर आते हैं। यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर हमारे देश में लोग इसमें काम करते हैं। इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो टेक्निकल टेक्सटाइल का, और 6% ग्लोबल शेयर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, जूट अगर फील्ड में आप लोग बात करें तो। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क के फील्ड में, यहाँ पर टॉप पर आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा, और 95% टोटल जो हार्ड जो वन बेसिकली फैब्रिक आप लोगों को देखने को मिलता है वो इंडिया से निकल कर आता है। तो ये इतने सारे हमारे देश में इसके आप लोगों को फायदे देखने को मिलेंगे। तो कोई भी लोग उस इंडस्ट्री में काम करेंगे जहां पर काम करने का क्षेत्र ज्यादा है, तो ये हमारी कंट्री का एक काफी बड़ा एरिया है। और आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता दूं, फिर हो सकता है मैं कई बार ऐसी चीजें माइंड से स्किप हो जाती है, बातों ही बातों में याद आ जाता है, बात करता हूं तो तब कई सारी बातें याद आने लगती है। अगर आप लोग अपने देश का मैप देखोगे प्रॉपर वे में, तो आप लोगों को ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इधर आप लोगों को बांग्लादेश नजर आएगा। जब हमारा देश डिवाइड हुआ था ना, तो एक काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली थी। हमारी जो ये टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री है, काफी हद तक डिवीजन उसका होता हुआ नजर आया था, ठीक है। खासकर जूट इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जो रॉ मटेरियल है वो एक कंट्री में आ गया था काफी सारा, और जो मशीन है वो सारी दूसरी कंट्री में चली गई थी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जो रॉ मटेरियल है वो तो हमारे देश में आ गया था मैक्सिमम, ठीक है, और जो मशीनें हैं, कारखाने लगे हुए थे, वो सारे मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहां पर चले गए थे, वो चले गए थे बांग्लादेश के अंदर में, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, इसीलिए बोला है जानबूझ के, याद रखिएगा। मशीनें, कारखाने हमारे देश में आ गए थे, और जो बेसिकली रॉ मटेरियल है वो सारा बांग्लादेश में चला गया। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वहां पर जूट वगैरह काफी ज्यादा उगाया जाता था उस रिवर के आसपास में, और गंगा भी ब्रह्मपुत्रा से जाकर मिलती है, वो भी मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है। तो उसके बेस पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पुराने टाइम में ये सारी चीजें इस तरीके से हमारी कंट्री में मशीनें वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी, और सारा रॉ मटेरियल वहां पे चला गया। तो इसीलिए यहाँ पर बांग्लादेश काफी आगे निकल गया, क्योंकि रॉ मटेरियल तो उनके पास में था ही, और नई नई टेक्नोलॉजी लगाई उनके द्वारा, नई नई मशीनें लेकर आए। उनका आज के में उद्योग इतना शानदार है कि हमारी कंट्री को काफी शानदार लेवल पर टक्कर देता है उनका ये उद्योग, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ आप लोगों को फायदा जरूर पहुंचाएगी। किसको पता था इसके बारे में पहले से, या फिर मेरे ने बताया उसी से पता चला है, ये जरूर बताने एक बार, ठीक है। देखिए, पूरे देश जो है किसानों में एक तरीके से यहाँ पर किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया काफी लंबे समय से पूरे देश में, और इसी के साथ में यहाँ पर जब इलेक्शन भी हो रहे थे उस टाइम पर भी किसानों का जो मुद्दा है काफी ज्यादा न्यूज में रहा। तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कृषि उड़ान स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर कृषि उड़ान स्कीम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। बोला जा रहा है ये स्कीम जो है लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। दूसरे पर बोला गया यहाँ पर ये फार्मरों का जो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली जो प्रोड्यूस है जो फार्मरों का, तो उसकी एक तरीके से वैल्यू को इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के बाद में क्या होता है, मान लीजिए आज के दिन में जैसे केसर उगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, अगर वो तमिलनाडु में लेकर जाना है तो आसानी से उसको जहाज के थ्रू लेकर जाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है यहाँ पर एक तरीके से उनकी वैल्यू को रेशनलाइज किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा, सुधार किया जाएगा हवाई जहाज के थ्रू यूज कर। तो ये कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। वीडियो को पॉज कर लो और आंसर दो, और उसके बाद में आगे बढ़ना, ठीक है। दे लिया आंसर? चलिए अब आगे देखते हैं। ये है यहाँ पर इसका आंसर बी। बेसिकली यही मैंने इसलिए बोला था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड़ान स्कीम जो है आप लोग खुद सोचे कि एग्रीकल्चर आखिर घुसेगा इसमें, हवाई जहाज एग्रीकल्चर में मिनिस्ट्री उड़ाएगी क्या? तो एक कॉमन सेंस से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन काम करती है, जिसके द्वारा कृषि उड़ान स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा और इसको इंप्रूव किया जाए तो आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि इंटरनेशनल हम लोग नेशनल दोनों लेवल पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोले कि उड़ान स्कीम जो है कृषि उड़ान स्कीम ओनली हम लोग अपने देश में सामान को बेचने का काम कर रहे हैं। नहीं भाई साहब,
किसानों का सामान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग बेचेंगे ले जाकर। ये है बेसिकली कृषि उड़ान स्कीम। तो हो गई ना नेक्स्ट लेवल की। तो ये स्टेटमेंट देखकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा और आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। यानी कि अपने देश में तो किसानों का सामान बेचना ही बेचना है, विदेशों में भी हम लोग किसानों का सामान बेच रहे हैं। तो इससे आप लोग समझिए कि कितने लार्ज स्केल पर हम लोग प्रोडक्टिवली काम करने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल उड़ान के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली कनेक्ट करेगी जो छोटी छोटी सिटीज हैं बेसिकली हमारी कंट्री के इंटरनेशनल लेवल पर, और हम लोग नेबर के साथ में भी कनेक्टेड हो पाएंगे। और आज की डेट में इतना सस्ता कर दिया गया है यहाँ पर बेसिकली कि पहले जो ट्रेन का खर्चा आता था लगभग उसी खर्चे में आप लोग यहाँ पर ये निपट जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। वरना एक टाइम ऐसा था कि लोग जो है हवाई जहाज में कभी जाते थे तो बेसिकली फोटो खिंचवाते वहां पर लोगों को दिखाते कि हाँ भाई साहब हम लोग हवाई जहाज में बैठ गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि आप कई सारे लोग अब भी करते हैं जब फर्स्ट टाइम बैठते हैं, और देखिए करना भी चाहिए, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने कुछ अचीवमेंट किया, आप लोगों को लग रहा है हाँ यार ये पहली बार कोई चीजें की है, तो याद के तौर पर उसको यादगार के तौर पर करना भी चाहिए। तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। अगर कर रहे हो इस चीज को तो उसका ऐसा नहीं कि यार लोग क्या सोचेंगे, अरे लोगों को सोचने तो जिंदगी को मजा किया करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, तो आंसर यानी कि 2 ओनली है। तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, कौन है यहाँ पर मिनिस्टर, क्या आप लोगों को पता है? बताइए जरा, ये तो पता होगा भी, नए नए ताजे ताजे बने थे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से कई सारी इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बैकग्राउंड के साथ में, जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर 2012 के अंदर में नया नया ताजा ताजा एक दिन बनाया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि इससे पहले नहीं था, अभी ताजा ताजा आया है यहाँ पर ये। और 21 मार्च को ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो किसके द्वारा इसको यहाँ पर बेसिकली प्रोक्लेम किया गया, यानी कि एक तरीके से किसके द्वारा यहाँ पर ये जो दिन है ये यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट किया गया, बनाया गया? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, या यूएनएफसीसी के द्वारा। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म बताइए, देखता हूं कौन कौन से बताता है। ठीक है, कई बार न्यूज में रहता है। तो सही आंसर आप लोग बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दे दीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ना। ठीक है, तो वो पॉज कर लेना, दे दिया आंसर। अब आगे आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका ए, मतलब समझ लेते हैं। 2012 में यहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया कि 21 मार्च को यार इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। रीजन क्या था? ताकि जंगलों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में वो लोगों को समझाया जा सके। और इसी के साथ में यहाँ पर एक ये रहता है कि एक तरीके से कभी क्विज वगैरह ले लिया, ठीक है, ताकि लोगों को कनेक्ट कर सके इसके साथ में, तो वो चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और खासकर इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये सारी चीजें अवेयरनेस फैलाने के पॉइंट ऑफ से बेसिकली सेलिब्रेट की जाती है। बात करता हूं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी करेंगे। एक बात याद रखना कि हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये पहले स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करते थे, पर लेकिन यहाँ पर बाद में इसको चेंज कर दिया गया और आज के डेट में ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। जिसको ये नहीं पता ये स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है क्या, जब संविधान के अंदर जाकर आप लोग झांकोगे तो वहां पर 7वां शेड्यूल है और 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट रखी हुई है। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र की सूची, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। इनमें जो जो भी सामान रखे हुए हैं, सेंट्रल लिस्ट में जो सामान रखे हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो सामान रखा हुआ है स्टेट लिस्ट स्टेट कानून बनाएगा, और यहाँ पर कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती में जो कानून रखा है वहां पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाएंगे। पर लेकिन अगर सेंटर ने पहले उस सब्जेक्ट पर कानून बना दिया तो स्टेट का कानून जो है वो यहाँ पर नहीं माना जाएगा, सेंटर का कानून यहाँ पर माना जाएगा और उसी को फॉलो करना पड़ेगा सबको। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस लिस्ट में पहले यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था फॉरेस्ट, पर लेकिन हमारे संविधान में संशोधन किया गया 42वां, ये किया गया था 1976 में यानी कि 1976 में, जब हमारे देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि 75 से लेकर हमारे देश में 77 तक हमारे देश में आपातकाल रहा, उसके बीच में संविधान में संशोधन किए गए बहुत सारे। तो सबसे बड़ा जो संशोधन है यहाँ पर ये 42वां संशोधन बोलते हैं, जिसने आधा संविधान चेंज कर दिया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव में ही चेंज किया गया सारा, कुछ अच्छी बातें भी हैं कुछ बुरी बातें भी हैं, तो वो एक मिक्सचर था। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर उसी टाइम पर जो यहाँ पर फॉरेस्ट था इसको यहाँ पर स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों जो इसके ऊपर काम कर सके। पहले ओनली यहाँ पर स्टेट काम कर पाता था, फॉरेस्ट के अंदर जो सूची थी यहाँ पर ये बेसिकली स्टेट के अंदर में, अब यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर पाते हैं। तो ये बड़ा ही बेहतरीन सा एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो गया ए। आई होप कि कुछ नया सीखा होगा, बताइए, या फिर पता था ये सारी चीजें? हालांकि अगर लेक्चर सुन रखा होगा तो पता ही होंगी, और बाकी तो सब आप लोग जानते हैं, रिवीजन करते रहा करो अच्छे से। ठीक है, वही बात है कि यार एक तरीके से पढ़ाई पर इतना फोकस दे दो ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले। ठीक है, एक बार जोर लगा दो, और ये वो नहीं कहते हैं तो जोर लगा दो या फिर जाने दो, चीजों को इस तरीके से करो ताकि लगे कि हाँ कुछ किया है, वरना तो जिंदगी तो चलती रहती है यार। तो इसलिए दिन को मत काटो, काम को करो अच्छे से। एक और स्कीम आप लोगों की कंप्लीट करा देता हूं। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में।
तो ये जो मिशन है जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बोलते हैं हिंदी में, हमारे देश में ये जो स्कीम है जिसको बेसिकली आप लोग DNRLM के नाम से भी जानते हैं, बात करेंगे इसके बारे में कुछ और भी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है, जिसमें सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया इसका एम है कि मोबिलाइज किया जाए 9 से लेकर 10 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड है, यानी कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो कि खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर, तो उसके मैनर में यहाँ पर इनको आगे लेकर आ जाए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। आप लोग सबसे पहले ये सोचिए, अगर हम लोग गांव में किसी भी बेसिकली एरिया के गांव में अगर यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा काम करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा काम करेगी या फिर दोनों काम करेंगे। तो अगर ये कॉमन सेंस भी आप लोग के अंदर है तो इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर निकल जाओगे। तो देखता हूं कौन सी आंसर देते हैं। ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया टू, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नाइदर वन नो टू, ठीक है, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, वीडियो को एक बार पॉज कर लो और आंसर दो, उसके बाद में आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो दे दिया आंसर, चलिए अब आगे चलते हैं। आंसर इसका सही है बेसिकली बी, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की स्कीम है। क्योंकि देखिए यार, जब भी यहाँ पर गांव में कोई जॉब प्रोवाइड कराने की बात करेगा, ये सब चीजें बात करेगा, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर काम करेंगे, ना कि अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो इसी के लिए है। और पहले ये स्कीम जो थी यहाँ पर, ये इस नाम से नहीं थी, इसको 2011 में लॉन्च किया गया। यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से हम लोग इसको बोलते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका नाम चेंज किया गया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ये आप लोग याद रखेगा। तो डाइवर्सिफाई करना, लाइवलीहुड और इंप्रूव करना इनकम और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। जब ये लॉन्च की गई थी, देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे यहाँ पर, मनमोहन साहब थे, जब इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कौन सी स्कीम है, सबमर्ज किया गया है क्या किसी के साथ में, इसकी कोई और भी स्कीम है क्या, वो कब लॉन्च की गई थी यहाँ पर। तो ये सारे ऐसे बेसिक चीजें हैं जो घुमा फिरा कर आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग ढंग से उसको पढ़ लोगे एक बार, तो फिर क्वेश्चन का राम नाम सत्य है कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये था पूरा एक स्कीम के बारे में। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डिटेल में। अरे ये देखो, मैंने क्वेश्चन भी डाल रखा है, ठीक है। बातों ही बातों में पूरा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों का रूंगे में पूरा हो गया, ठीक है। चलिए बताइए कौन कौन से को याद है, सो रहे थे, बताइए जरा। बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि यहाँ पर फॉरेस्ट को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ट्रांसफर किया गया, 38, 42, 46 या फिर 86। तो सही आंसर बताइए, देखता हूँ सही आंसर कौन देता है। कुछ एक्स्ट्रा भी बातें करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा दिया है, कुछ एक और बातें हैं यहाँ पर जो कि कुछ एक्स्ट्रा और बातें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सही आंसर बताइए, ABCFD बताइए क्या है, ठीक है। दे दिया आंसर, आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर बी हो गया, जो कि मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर 1976 में फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स, तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स भी थे यहाँ पर, जिनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। और ये सारा जो कहानी है वो 7वें शेड्यूल के अंदर आती है। अब ये तो बता दी इसके बारे में। अब ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी फॉरेस्ट के बारे में कोई पूछे, कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो ये 2 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा साथ में इसके। ये क्या है कि आर्टिकल 51 जो है वो हमारे संविधान के अंदर में ए का पार्ट जब आप लोग बात करेंगे तो इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी आती है। तो कहां पर है, ये पार्ट 4 के अंदर में है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी डीपीएसपी, उसी के पार्ट में ये नजर आएगा आप लोगों को। क्योंकि डीपीएसपी के अंदर कितने आर्टिकल हैं, 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी के अंदर आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 36 से स्टार्ट हो जाते हैं पूरे 51 तक। तो टोटल अगर आप लोग काउंट करोगे इनके तो कितने आर्टिकल हो जाएंगे, तो टोटल काउंट करो चलो इनको, तो हो गए ना 15 आर्टिकल। तो 15 आर्टिकल के डीपीएसपी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें आगे जो ऐड किया गया ये है 51वां कब ऐड किया गया था यहाँ पर, ये पता है आप लोगों को। डी हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटी भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही ऐड की गई थी। तो उसमें भी हमारी जो जनता है, हर एक सिटीजन, यानी कि मैं भी और आप भी, सबको मिलकर यहाँ पर हमारी जो नेचुरल फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ये सारी या फिर वाइल्ड लाइफ उनको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि आपकी और मेरी और सारे देशवासियों की ये ड्यूटी है कि हम लोग यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करें। पहली इंपॉर्टेंट बात तो याद रखना। दूसरी और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है कि हम तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे भाई साहब, हम लोग गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि गवर्नमेंट को भी काम करना है, ऐसा नहीं कि बस हमारे सर पर ठेकरा फोड़कर गवर्नमेंट निकल जाएगी और वो यहाँ पर अतकी मचाएगी, नहीं। 48 जो आर्टिकल है यहाँ पर, जो कि डीपीएसपी के अंदर ही आता है, इसका एवा ये बोलता है कि स्टेट की पॉलिसी बनानी है, यानी कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको भी पॉलिसी बनानी है कि प्रोटेक्ट किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके इन्वायरमेंट और सेफगार्ड किया जा सके वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को। तो यानी कि सिटीजन को तो यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभानी है और यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभानी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया, कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जनता के लिए, कौन सा आर्टिकल है गवर्नमेंट के लिए, ये बातें क्लियर रखना माइंड में। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कि नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर रखना है। फिर से बोल रहा हूं, जिंदगी के मजे लेने हैं
तो शांति में स्वभाव में अपने एक स्वभाव में ढालकर अपनी जिंदगी को लेकर चलना है, तभी सारी चीजें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। एक्स्ट्रा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसीलिए बता रहा हूं ताकि टॉपिक को अच्छे से आप लोग समझ सकें, यानी कि करंट प्लस स्टैटिक्स का मिक्सर हो गया यहाँ पर। ये सारी करंट की चीजें थोड़ी ना, ये सारी स्टैटिक की चीजें हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो सारा स्टैटिक पोर्शन कवर हो रहा है, पॉलिटी के अंदर आप लोग ये क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से सुना करो चीजों को, ओके। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, सतसैया के दोयरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया गया, बताओ भाई कैसी बॉडी है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारिणी बॉडी है, स्टैट्यूटरी यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये बेसिकली संवैधायिकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको संवैधायिकी बेसिकली निकाय बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप संवैधानिक निकाय यानी कि एक तरीके स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर नन ऑफ द अबव, सबके बारे में समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? वो बॉडी होती है जिसके बारे में संविधान में या तो ऑलरेडी लिखा हुआ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके संविधान में उसको ऐड किया गया है। मतलब अगर आप लोगों से बात करूं मैं बेसिकली इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर कई सारे आर्टिकल हैं, इंपोर्टेंट आर्टिकल 324, तो ऑलरेडी एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। पर लेकिन अगर मैं बात करूं पंचायत के बारे में, तो वो कैसी बॉडी है? पंचायती राज सिस्टम आप लोगों से बात की जाए तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर लेकिन ओरिजिनली संविधान में नहीं थी। उसको यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी को ऐड करने के लिए। तो याद रखना ना, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किए गए थे यहाँ पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव, जिसमें गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, बस अपना अंगूठे तले रखना है, ना तो पार्लियामेंट में कोई पार्लियामेंट में कोई कानून बनाना है और ना ही यहाँ पर संविधान के अंदर कोई संशोधन करना है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जब कोई भी यहाँ पर पार्लियामेंट में कानून पास किया जाए, इसके बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है, पर हाँ पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ेगा, तो वो एक कानूनी बॉडी बन गई, ठीक है। या फिर कोई सी भी नहीं है, सही आंसर क्या है? तो नॉर्मल सी बात है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देखने में कैसी लग रही है? तो ये होगी यहाँ पर बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी। आंसर क्या हो गया? आंसर सी हो गया। तो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आती है, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। हमारे देश में इसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर चीजें नहीं थी। 2006 में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। एक्स ऑफिसियो जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके, वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट है इसके पर्टिकुलर के, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक्स ऑफिसियो का मतलब मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे बताता हूँ कि इसके लिए आप लोग कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो ऐसे ही मिल गया। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए एक बहुत मेहनत करके एक एग्जाम निकाला, ठीक है। अब आप लोगों की शादी हो गई, तो शादी क्या है, उसमें आप लोगों को एक्स ऑफिसियो चीजें मिल गई, यानी कि कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं किया आप लोगों ने, बस जॉब ले ली, जॉब की वजह से शादी हो गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग यहाँ पर मिनिस्टर बन गए और मिनिस्ट्री की वजह से यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट भी बन गए, तो ये होता है एक्स ऑफिसियो, ठीक है। उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी है, वो उसकी वजह से मिल जाती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको कोरिलेट कर पाओगे, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़ी जनरली आप लोगों ने देखा होगा स्टेट पीसेस के अंदर बन जाते हैं बड़ी आराम से, ठीक है। तो देखता हूँ कौन सी आंसर इसका देता है। बात की जा रही है यहाँ पर कुछ मिसाइल के बारे में और यहाँ पर कैसे वो काम करती है। हवा से हवा में वार करती है, धरती से हवा में वार करती है, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक तरीके से टैंक से भी यहाँ पर उड़ाया जाता है, क्या क्या चीजें सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया अस्त्रा के बारे में, बोला गया सरफेस टू एयर वार करने वाली है अस्त्रा, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर एयर टू एयर वार करने वाली यहाँ पर पृथ्वी, ठीक है। तीसरा बोला गया यहाँ पर सरफेस टू सरफेस वार करने वाला है हेलेना। चौथा बोला गया एंटी टैंक मिसाइल है, यह है त्रिशूल। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने, इनको मैच कीजिए। वीडियो को एक बार पॉज कर लो, थोड़ा सा सोच लो कि क्या क्या हो सकता है। कॉमन सेंस यूज करोगे तो इसका आंसर दे दोगे, और वो मैं बताता हूँ कॉमन सेंस कैसे यूज करना है, ठीक है। अटेम्प्ट करो पहले आप लोग, एक बार कर लिया अटेम्प्ट। अब मैं आप लोग कॉमन सेंस की बात करता हूँ, कॉमन सेंस कैसे आप लोगों को लगाना है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बात करी त्रिशूल के बारे में, जैसे इसको याद किया था, आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे याद किया था। त्रिशूल है मेरे पास में और मैं जमीन पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, त्रिशूल को धरती पे से मतलब ऊपर की ओर फेंकूंगा ना, इस तरीके से किसी को मारना है तो ऊपर की तरफ को फेंकूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से सरफेस से एयर में वार करने वाली मिसाइल होगी त्रिशूल, उसी के नाम पर कॉन्सेप्ट इसका रखा गया है। और अगर आप लोगों को अकेला ये भी पता है कि यहाँ पर सरफेस से एयर से वार करने वाली मिसाइल होगी त्रिशूल, और एक का 4 है, ए का 4 ओनली डी में है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आप लोगों को इसका नहीं पता है, आप लोगों को पता है पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर ही है सारा सामान, ठीक है। तो यानी कि पृथ्वी पर ही काम कर रहे हैं, पृथ्वी से बाहर जाना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सी का हो गया 2, यानी कि मतलब क्या हो गया, यानी कि सरफेस टू सरफेस काम करने वाला यहाँ पर ही हो गया। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी आप लोग इनको देखोगे ना, तो इस तरीके से आप लोग कोई ना कोई चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर अस्त्र हो गया बेसिकली एयर टू एयर वार करने वाली, और हेलेना यहाँ पर ये होगी बेसिकली क्या, ये होगी एंटी टैंक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं।
कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ब्रह्मोस जो है यहाँ पर एक तरीके से ये क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये सारे एंटी टैंक मिसाइल हो गई, नाग भी हो सकते हैं, उसके लिए हेलेना भी हो गई। बाकी सरफेस टू एयर मार करने वाली यहाँ पर बेसिकली त्रिशूल, आकाश भी आप लोग देखते हैं, अस्त्रा होगी यहाँ पर एयर टू एयर वार करने वाली, ठीक है। तो ये सारी बातें छोटी छोटी करके मैंने सारी यहाँ पर लिख दी है ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका डी। फिर भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो, शर्माना नहीं है, घर की बात है भाई साहब, ठीक है। तो टेंशन नहीं लिया करते, ओके। ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, पे नाउ और यूपीआई ऐप जो है वो किस फॉलोइंग कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये आप लोगों को बताना है क्योंकि यहाँ पर अभी कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। तो बोला जा रहा है सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पता होगा तो आंसर दे दोगे, नहीं पता होगा तो भाई साहब राम राम, तुम अपने घर और हम अपने घर, वो वाला मुद्दा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या है मतलब सही आंसर यहाँ पर, इसका सही आंसर है ए, सिंगापुर, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। अब घर वाले तो लेकर जाए या ना जाए, चलिए मैं सिंगापुर लेकर चलता हूं आप लोगों को। तो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है सिंगापुर, ठीक है। ये है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री और यहाँ पर हो गया सिंगापुर। तो इसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने, यहाँ पर कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया यहाँ पर सिंगापुर। तो बेसिकली यहाँ पर अगर बात की जाए टॉप यूपीआई ऐप जो है टुडे, तो यहाँ पर जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम, गूगल, अमेजन, भीम और ये सारी चीज देखने को मिलेगी। तो इंडिया का जो यूपीआई है यहाँ पर वो लिंक किया जाएगा बेसिकली पे नाउ के साथ में। तो एनपीसीआई के द्वारा मिलकर यहाँ पर ये लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एनपीसीआई लॉन्च यूपीआई विद 21 मेंबर बैंक यहाँ 2016 में। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी चीजें हमारे देश में जैसे आगे बढ़ाई जाती हैं, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जिन लोगों के पास में बैंकिंग की व्यवस्था नहीं है उनको भी बैंक के अंदर बेसिकली ले जाया जाता है, उनको उसका बेसिकली पार्ट बनाया जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है यहाँ पर, इसको ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया बेसिकली सिंगापुर, यानी कि ए, ठीक है। ये भी एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैथ बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों का डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात की जा रही है अस्थामुड़ी लेक के बारे में। तो अस्थामुड़ी लेक जो है वो कहां पर लोकेटेड है? बोला जा रहा है यहाँ पर ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को बेसिकली पढ़ाया भी था, पढ़ाने के बाद में फिर कम्युनिटी में भी डाला था। तो आप लोगों ने देखा होगा डेली रेगुलर क्वेश्चन कम्युनिटी में आप लोगों को देता हूं मैं, और वो क्वेश्चन पढ़ाने के बाद भी, कम्युनिटी में डालने के बाद भी आधे से ज्यादा लोगों के द्वारा गलत कर दिया गया, ठीक है। मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या भांग खा के आंसर दिया जा रहा है कि नशे में मतलब या फिर नींद में चल रहा है। अरे सुधर जाओ यार, मतलब पढ़ाने के बाद में तो एक्सपेक्ट करता हूं ना कि आंसर सही दे दो, मतलब 50% लोगों ने गलत मार दिया। मैंने कहा मुझे शक हो रहा है, मैंने कहा लेक्चर सुन रहे हो, सो रहे हो, ठीक है। इतना बोरिंग पढ़ाता हो गया भाई, ये भी बता दो यार, मतलब कि पढ़ाने के बाद भी गलत कर दे रहे हो यार, ये तो मुझे लगता है कि टीचिंग छोड़नी पड़ जाएगी ऐसे तो, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो, ठीक है। चलिए बताइए इसके बारे में। तो बात की जा रही है यहाँ पर अरेबियन सी के बारे में, अरेबियन सी के साथ में बे ऑफ बंगाल के साथ में, या फिर अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल दोनों के साथ में। तो अस्थामुड़ी लेक के बारे में क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर देके उसके बाद में आगे देखना है, ठीक है। आइए मैं आप लोग को अस्थामुड़ी लेक में लेकर चलता हूं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, कहां पर आप लोगों को ये दिख रहा है, ये अस्थामुड़ी लेक, ठीक है। अब बिल्कुल समझ में आ गई ना, कहां पर दिखाई आप लोगों को, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं यहाँ पर, आप लोग समझ पाओगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है इधर, अगर आप लोग इधर देखोगे, थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए, ये क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया, इधर क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, नीचे आप लोग यहाँ पर बेसिकली रेड सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहां पर है ये दोनों के कॉमन पॉइंट पर थोड़ी ना है, ये इधर बे ऑफ बंगाल की साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि आंसर क्या हो गया आप लोगों का, सही आंसर अगर बोले तो ये, सॉरी बे ऑफ बंगाल बोल रहा हूँ, अरेबियन सी की साइड में होगी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल तो दूसरी साइड में ना, इधर, तो अरेबियन सी की साइड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का, आंसर हो गया इसका यहाँ पर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आप लोग देखते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है केरला की साइड में, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर मैप में भी एक बार देखकर चीजों को याद रख पाते हो तो कंफ्यूजन एग्जाम में कभी भी नहीं होगा। तो बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर चीजें आप लोगों को रख के चलनी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। एक और रूंगे वाला क्वेश्चन है, हालांकि ये सबको पता ही रहता है, पर फिर भी एक बार बता देता हूं, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को बताता चलूं, ठीक है। आर्टिकल बोल रहा हूं, 38 पैरेलल जो है वो किस किस कंट्री को डिवाइड करती है? तो यूएसए, मैक्सिको, सुडान और साउथ सुडान, वियतनाम या फिर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो सही आंसर क्या है इसका, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, इसके ऊपर डायरेक्ट देख लेते हैं। बताइए, चलिए सही आंसर है इसका डी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो 38 पैरेलल जो है ये आप लोगों को नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के बीच में डिवाइड करती हुई नजर आ जाएगी। अगर देखिए थोड़ा सा दिमाग और लगाए ना एग्जामिनर, तो थोड़ा सा फंसा सकता है आप लोगों को। चलिए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया तो आप लोगों को पता है। कितने में से ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की कैपिटल यहाँ पर प्योंगयांग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा कि ये 38 पैरेलल जो है किन दो कंट्री की कैपिटल्स के बीच में आप लोगों को बोल देगा, कैपिटल के नाम लिख देगा, ठीक है। अब बात करेगा चाइना की कैपिटल लिख दी, ठीक है, नॉर्थ कोरिया कैपिटल लिख दी, साउथ कोरिया कैपिटल लिख दी, तो आप लोग फिर कंफ्यूज आ जाओगे, फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया बेसिकली प्योंगयांग और यहाँ पर हो गया सियोल। तो ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल देखने को मिलेगी।
तो आंसर इसका डी हो गया। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा ब्रेंट क्रूड ऑयल वगैरह, ये सारे बहुत ज्यादा न्यूज में यहाँ पर अभी जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में माथापच्ची हुई है। तो उसी के चलते क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया यहाँ पर ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सको। बोला जा रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट होता है ऑयल फील्ड इन नॉर्थ सी, यानी कि नॉर्थ सी में जो ऑयल फील्ड है वहां से इसको निकाला जाता है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो वेस्ट टेक्सास है यहाँ पर इंटरमीडिएटरी, ये हायर जो सल्फर कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा बोला गया इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है प्राइमरली अगर बात करें ओपेक से अपना जो तेल है, और ब्रेंट जो है वो यहाँ पर बेंचमार्क यूज करता है प्राइस में, यानी कि हमारे देश में जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं उसमें बेसिकली हम लोग ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है उसका बेंचमार्क हम लोग यूज करते हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया बेसिकली 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर आंसर बताता हूं डिटेल में, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका सही? इसका आंसर सही यहाँ पर सी यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है। सेकंड यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटरी विद अ हायर सल्फर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पूरा समझ लीजिए यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। डिफरेंस क्या है ब्रेंट और WTI में, ये पूछे जा सकते हैं। तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है यहाँ पर ये ओरिजिनेट होता है नॉर्थ सी से, और जबकि यहाँ पर ये WTI जो है जिसको बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये यहाँ पर यूएसए से निकाला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये, जैसे मैंने नॉर्थ सी बोला, अगर आप लोगों को एक बार मैप में दिखाऊं तो आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखते हैं हो गया नॉर्थ सी, तो यहाँ से ये जो तेल निकाला जाता है, मतलब मान लीजिए इंडिया में तेल जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जहाज यहाँ पर बेसिकली आएगा, भरकर तेल जो है यहाँ से अपना आराम से ले जाएगा, पानी का जहाज यहाँ पर खड़ा करेंगे, उसमें फिर अपना लोड कर देंगे सारा सामान और ले गया। सोचो अगर कोई तेल का फील्ड जो है वो यहाँ पर हो जमीन के अंदर में, तो पहले उसको ट्रक में भरकर यहाँ पर लाया जाएगा, फिर यहाँ से उसको भर भुरा कर ऐसे लेकर चलेंगे, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाने का जो खर्चा पड़ेगा उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो WTI है ये महंगा हो जाता है। यानी कि ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है थोड़ा सस्ता रहता है WTI के कंपेयर में, क्योंकि ये जमीन से निकाला जाता है और ये जो है बेसिकली समुद्र से निकाला जाता है। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर लाइट एंड स्वीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है बोथ जो ऑयल है यहाँ पर ये रिलेटिवली लाइट है, बट ब्रेंट जो है वो स्लाइटली हायर API देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा आप लोगों को हैवी देखने को मिलेगा। ठीक है, WTI जो है यहाँ पर ये अमेरिका के द्वारा पेट्रोलियम जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ग्रेविटी के थ्रू जो ये इंस्टीट्यूट है बेसिकली वो इंडिकेटर है डेंसिटी, यानी कि उसकी बोझ एक तरीके से वेट नापने का। WTI जो है वो स्वीटर है विद ए लोअर सल्फर कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जबकि ब्रेंट में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में बेंचमार्क जो इंडिया के अंदर यूज किया जाता है ओपेक से हम लोग खरीदते हैं, और ओपेक ब्रेंट क्रूड ऑयल वाला फंडा यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ शिपिंग के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, वो फंडा जब लग जाता है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। और आप लोगों को ये बताना है एक बैरल के अंदर कितने लीटर आप लोगों को देखने को मिलती है, ये कई बार पढ़ा चुका हूं, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था डिटेल में काफी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो काफी डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने क्रिस्टल क्लियर किया है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आज का छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन रखते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करता हूं आप लोगों को। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर एक दिन तो छोड़ दिया करो ऐसे कैसे छोड़ दूं बिना सिलेक्शन कराए आप लोगों का तो यहाँ पर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, जितने क्वेश्चन है उसको बताना कितने मार्क्स आप लोग यहाँ पर मिले, तो अच्छे से आप लोग इसको अटेम्प्ट किया करो। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से आंसर देते हो। PDF इसकी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है टेलीग्राम पर, उनको जाकर डाउनलोड कीजिए और सही तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा वीडियो, कोई और सजेशन हो तो बताना। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।